Dear students, a warm welcome again to all of you in the next chapter of botany, and the chapter is biology in human welfare. इस चैप्टर में भी बेटे हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इट इज प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स स्टेप्स। प्लांट ब्रीडिंग है क्या और इसके स्टेप्स क्या है, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसको करते हैं इस क्वेश्चन को। प्लांट ब्रीडिंग जो है बेटे, ये एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिससे हम बेटर प्लांट वैरायटीज बनाते हैं फ्रॉम द प्रीवियस वैरायटीज। यानी हम प्रीवियस वैरायटीज को मैनिपुलेट करते हैं, स्किलफुल मैनर में हैंडल करते हैं, और बाद में उन वैरायटीज से हम नए वैरायटीज ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो नए वैरायटीज जो है वो बेटर होते हैं इन टर्म्स ऑफ यील्ड, वो बेटर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, वो बेटर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू सैलिनिटी, रेजिस्टेंस टू ड्रॉट या रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर एज वेल। हेंस प्लांट ब्रीडिंग की वजह से बेटे हम क्रॉप को इंप्रूव करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉप इंप्रूवमेंट। डेफिनेशन जो प्लांट ब्रीडिंग की है वो कंप्लीट हुई बेटे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इंप्रूवमेंट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट वैरायटीज दैट आर बेटर suited for cultivation, give better yields and are resistant to disease, salinity and drought etc. Okay? याद रखिए प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक जो है ये सिर्फ हम नहीं करते हैं बल्कि लोग करके आए हैं बहुत पहले से बेटे। प्लांट ब्रीडिंग की एविडेंस जो है वो हमें मिलती है 9000 to 11,000 years ago। प्लांट ब्रीडिंग जो है इसके डिफरेंट मेथड्स है बेटे। एक्चुअली we have a method that is called plant introduction, we have another method of plant breeding that's called domestication, we have another method that is called as selection, we have another method that's called the hybridization। और ये जो methods मैंने पढ़ाए बेटे इनको हम कहते हैं conventional methods। ओके, कुछ methods और है plant breeding के जिनको हम modern methods बताते हैं, और उन modern methods में genetic engineering आती है बेटे, उन modern methods में tissue culture आता है। राइट, तो हम यहां जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग वो विद रेस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो आप देख सकते हैं वेरियस मेथड्स है प्लांट ब्रीडिंग के, लेकिन वी विल बी डीलिंग विद द हाइब्रिडाइजेशन। तो लास्ट पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे है, टू क्रिएट ए न्यू इंप्रूव्ड वैरायटी बाय प्लांट ब्रीडिंग। लेकिन मैं कंसिडरेशन में क्या ले रहा हूं बच्चे, मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बेटर वैरायटी बनाना ये फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। देखिए कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी और जर्म प्लाज्म। ये पहला स्टेप है। हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअली किसी क्रॉप की वैरायटीज अवेलेबल है, और उन वैरायटीज में से किसी वैरायटी में अच्छा यील्ड है, किसी वैरायटी में डिजीज रेजिस्टेंस है, लेकिन हम एक ऐसी वैरायटी क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हाई यील्ड भी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। तो एज सच हमें पहले हम एक क्रॉप के डिफरेंट वैरायटीज के सीड्स को कलेक्ट करते हैं या प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्री। और कलेक्शन करने का टारगेट जो है वो ये है बेटे कि हम इन वैरायटीज के सारे जीन्स के सारे एलील्स को कलेक्ट करें, और ये कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल जीन्स, इस कलेक्शन को हम नाम बताते हैं बेटे जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो आप याद रखिए, आप एक बेटर वैरायटी बना ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपके पास जर्म प्लाज्म ना हो। तो हैंसफोर्थ ये जो जर्म प्लाज्म है या कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म है, ये रूट है बेटे, मेन थिंग है टू क्रिएट ए बेटर वैरायटी। गो मैं कह रहा हूं आपको कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी जो है ये रूट है किसके लिए, फॉर ब्रीडिंग ए बेटर वैरायटी। ओके, और जो जर्म प्लाज्म आप कलेक्ट करते हैं या वेरिएबिलिटी कलेक्ट करते हैं, ये आप कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज।
दूसरा स्टेप अब करेंगे, एंड दैट स्टेप इज द इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। आपने मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज के सीड्स लाए बेटे, इन्हीं मुख्तलिफ वैरायटीज की सीड्स के अंदर बेटे छुपे हुए हैं फीचर्स। मान लीजिए किसी वैरायटी के सीड्स के पास है फीचर हाई यील्ड का, और किसी वैरायटी के सीड्स के पास है फीचर डिजीज रेजिस्टेंस का। आप इन सीड्स को बेटे ग्रो करते हैं और नए प्लांट्स जो है आप इन सीड्स को बेटे जर्मिनेट करवाते हैं और नए प्लांट्स बनते हैं। जो ही नए प्लांट्स बने, अब उन प्लांट्स का आप बेटे आप उन नए प्लांट्स को इवैल्यूएट करते हैं कि किस किस प्लांट में हमारा डिजायर्ड फीचर है, हमारा डिजायर्ड फीचर किस किस प्लांट में है। चलिए, जिस प्लांट में डिजायर्ड फीचर है उसको आप सिलेक्ट करते हैं, फिर उस प्लांट की सेल्फिंग कंटिन्यूअसली करवाते हैं, यानी वो प्लांट है उसकी सेल्फिंग हो गई, फिर उससे जो सीड्स उसकी सेल्फिंग, फिर उससे जो सीड्स उनकी सेल्फिंग, ताकि होमोजाइगस स्टेट आ जाए, राइट। और इन होमोजाइगस प्लांट्स को अब आप सिलेक्ट करते हैं एज पेरेंट्स। हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अब पेरेंट्स जो है, इन पेरेंट्स की अब आप मेटिंग करेंगे, यानी अब हमारे पास एक क्रॉप की दो वैरायटीज से चुने गए पेरेंट्स है, लेकिन जो फीचर्स में डिफरेंट है, जो जीन्स में थोड़ी डिफरेंस रखते हैं। तो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को अगर आप एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, इस क्रॉस करने के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो चलिए, मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है बेटे, वो है ए और इसके पास हाई यील्ड है, राइट। और दूसरा प्लांट मेरे पास बी है और इस प्लांट के पास डिजीज रेजिस्टेंस है, राइट। लेकिन इस ए पे भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है और बी पे भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है। मैं ए के जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है बेटे, ये मैं इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से शाबाश स्टैमिन को दूर करूं। सर, आप मेल पार्ट इसे दूर करते हैं ताकि ये सिर्फ रहे फीमेल पार्ट। इस रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, इस प्रोसेस को बच्चे बताते हैं इमैस्कुलेशन। क्यों? मैं इस ए को फंक्शन करना चाहता हूं यहां पे एज फीमेल पेरेंट, इसलिए मुझे मेल पेरेंट को यहां से दूर करना है। बिकॉज अगर मेल पार्ट वही रहे, फिर उसी के पोलन इस पे आएंगे, तो दिस रिमूवल ऑफ मेल पार्ट from a bisexual flower is called emasculation। चलिए, emasculation हो गई बेटे। अब जो ये फीमेल पेरेंट है, अब इसके फ्लावर पे कोई भी पोलन आ सकता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। अब उस पोलन से इसको रोकने के लिए मैं इस फ्लावर के ऊपर एक लाइट पेपर बैग रखता हूं, सेल्यूलोज का बना हुआ। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड बैगिंग। और बैगिंग करने का टारगेट क्या है? सर, इसका टारगेट है टू अवॉइड अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट बेटे। अब ये जो बी प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है, मैं इसके मेल पार्ट से उठाऊंगा बेटे पोलन, और उन पोलन को मैं डिपॉजिट करूंगा इस फीमेल शाबाश पेरेंट के स्टिग्मा के ऊपर। आफ्टर टेकिंग ऑफ दिस बैग, इस बैग को उठाऊं और इसके स्टिग्मा के ऊपर मैं डालूंगा बेटे पोलन ग्रेन, एंड इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डस्टिंग। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हुई पार्शियली बेटे। यानी हाइब्रिडाइजेशन में हम करते क्या है? सर, आप पहले दो प्लांट्स को जिनको आपने पेरेंट सिलेक्ट किया उनको मेटिंग करवाते हैं, और इस मेटिंग का नाम हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप 3 स्टेप्स उठाते हैं। पहली बात, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उन में से जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें से आप मेल पार्ट रिमूव करते हैं ताकि एक पेरेंट को आप फंक्शन करवाएं एज फीमेल, और इस रिमूवल को आपने इमैस्कुलेशन बताना है। फिर जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसके ऊपर पेपर बैग रखा जाता है, टेक्निक का नाम बैगिंग है, और यह किया जाता है टू अवॉइड द अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए, यह भी किया। उसके बाद जो मेल प्लांट है जिसको मेल फंक्शन करवाना है, जिस प्लांट को बेटे, उससे आप पोलन उठाते हैं और उनको आप डालते हैं ओवर द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। प्रोसेस का नाम बेटे डस्टिंग है। चलिए, अब क्रॉस पॉलिनेशन हो चुकी है बेटे। डस्टिंग इज जो है डस्टिंग हुई बेटे, इसकी वजह से जो पॉलिनेशन है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए, क्रॉस पॉलिनेशन हो चुके हैं बेटे। अब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बेटे फर्टिलाइजेशन होगी और सीड्स रिक्रूट किए जाएंगे। इन सीड्स को हम नाम देते हैं हाइब्रिड सीड्स। शाबाश, क्या?
हाइब्रिड सीड्स। इन हाइब्रिड सीड्स को आप सो करेंगे तो आपको मिलेंगे बेटे नए प्लांट्स जिनको हम हाइब्रिड प्लांट्स नाम देते हैं। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन से जो नए प्लांट्स हमें मिलते हैं उनको हम नाम देते हैं हाइब्रिड प्लांट्स, और उनमें बेटर फीचर्स होते हैं। और ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर प्लांट्स फ्रॉम द पेरेंट्स बेटे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर और इट इज कॉल्ड हेटेरोसिस। चलिए, ये हाइब्रिड प्लांट्स बेटर है देन आइदर ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज इन हाइब्रिड्स में, शाबाश, इन हाइब्रिड्स में हाई यील्ड भी होगा और डिजीज रेजिस्टेंस भी होगी बेटे। अब लेकिन हर कोई जो हाइब्रिड बना होगा जरूरी नहीं है उसमें यही कॉम्बिनेशन है, यानी जरूरी नहीं है उसमें हाई यील्ड भी आया है और डिजीज रेजिस्टेंस भी आई है। ये एक चांस इवेंट है। इसलिए हमें चौथे स्टेप पे जाना है बेटे, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। हाइब्रिड्स का एक और नाम है रिकॉम्बिनेंट्स। ओके बेटे, हमारा चौथा स्टेप जो आ रहा है वो ये है कि जो ही हमें हाइब्रिड प्लांट्स मिले बेटे, हम हाइब्रिड प्लांट्स को एनालाइज करते हैं और इनकी एनालिसिस का टारगेट ये है कि हम सिलेक्ट कर पाए सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब है वो हाइब्रिड जिनमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड फीचर्स आ चुकी है, मतलब जिनमें हाई यील्ड भी आया है और डिजीज रेजिस्टेंस भी आई है। लेकिन ये सिलेक्शन जो है ये एक टीडियस जॉब है, बिकॉज आपको सारे प्लांट्स को एनालाइज करना है, सारे रिकॉम्बिनेंट्स को एनालाइज करना है, और उन रिकॉम्बिनेंट्स में से सारों में तो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड फीचर्स नहीं आई होगी, लेकिन हमें वो देखने हैं जिनमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर्ड फीचर्स आई है, और उसके बाद उनमें से भी देखने हैं जो सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन लेके आए हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। चलिए, हमने सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट किया। अब इन सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को हम फील्ड्स में, पांचवा स्टेप हमारा, हम इनको रिसर्च फील्ड्स में बेटे डालते हैं, रिसर्च फील्ड्स में डालते हैं। और रिसर्च फील्ड्स में डालने का टारगेट है हम इनको एनालाइज करें कि ये क्या हकीकत में यील्ड हाई देते हैं अब नेक्स्ट जनरेशन में भी। तो टेस्टिंग हो रही है पहले रिसर्च फील्ड्स में। चलिए, रिसर्च फील्ड्स में इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, अब उसके बाद हम इनको रिलीज करते हैं टू द फार्मर्स फील्ड्स। लेकिन डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट लोकेशंस में हम इनको सिलेक्टेड फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर फार्मर्स भी दिखाते हैं कि हमारी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वैरायटीज से ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ यील्ड एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, फिर फार्मर्स के फील्ड्स में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाने के बाद हम इनको कमर्शियलाइज करने जा रहे हैं, यानी इस नई वैरायटी को अब एक नाम दिया जाएगा और इसकी सीड्स को बाद में मल्टीप्लिकेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू द पब्लिक। और इसके लिए आपको अप्रूवल लाना होगा फ्रॉम NBPGR, जो एक इंस्टीट्यूट है बेटे, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बेटे। ये अप्रूवल प्रोवाइड करेगा, नाम दिया जाएगा वैरायटी को, और फिर इसके सीड्स को फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरह से एक नई वैरायटी बनाई जाती है। सर, प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसीजर में आपने पॉइंट्स जो बताए, वो पहला पॉइंट है हमें कलेक्शन करनी है वेरिएबिलिटी या जर्म प्लाज्म की इन द फॉर्म ऑफ सीड्स, या कहिए प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ओके, यानी हमें कलेक्ट करनी है वेरिएबिलिटी या जर्म प्लाज्म कहिए इन द फॉर्म ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ए स्पीशीज। ओके, अच्छा, कलेक्शन करने के बाद हम उन सीड्स को सो करते हैं ताकि हम इवैल्यूएट करें कि किस वैरायटी में अच्छे फीचर्स है। जिसमें अच्छे फीचर्स है बेटे उनको हम सिलेक्ट करेंगे एज पेरेंट्स, लेकिन आफ्टर कंटिन्यूअस सेल्फिंग, ताकि वो प्लांट्स होमोजाइगस स्टेट में आ जाए। होमोजाइगस प्लांट्स विद डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स बेटे, डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर सिलेक्टेड एज पेरेंट्स। पेरेंट सिलेक्ट करने के बाद हम उनको क्रॉस करते हैं, जिस प्रोसीजर को हम हाइब्रिडाइजेशन
फर्टिलाइजेशन बताते हैं, लेकिन इसमें से हमें पहले इमैस्कुलेशन करनी है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की, ताकि वो एक्ट करें एज फीमेल पेरेंट, और उसके बाद हम पोलन डालते, उसके बाद हम इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग करते हैं ताकि अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाए, और उसके बाद हम वांटेड पॉलिनेशन करते हैं, जिसको मैंने कहा कि पोलन्स आर टेकन फ्रॉम द मेल पेरेंट, डिपॉजिटेड ओवर द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड पेरेंट बेटे, या फ्लावर कहिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डस्टिंग। डस्टिंग करने के बाद चूंकि पॉलिनेशन अब हो चुकी है, अब फर्टिलाइजेशन होगी और हमें सीड्स मिलेंगे, उन सीड से हमें नए प्लांट्स मिलेंगे, उनको हम हाइब्रिड्स बताएंगे। हाइब्रिड्स को हमने एनालाइज करना है ताकि हम सिलेक्ट कर पाएं सुपीरियर रिकेमिनेंट्स, और सुपीरियर रिकेमिनेंट्स को हासिल करने के बाद हम उनको रिसर्च फील्ड्स में एनालाइज करते हैं कुछ दीज सीजन्स के लिए बेटे, और कुछ सीजन्स के बाद यानी कुछ जनरेशंस तक हम उनको एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के बाद अगर उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए रिसर्च फील्ड्स में, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द फार्मर्स एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री। अगर उन रीजन्स पे भी उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए देन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वैरायटीज, फिर हम इनकी सीड्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द पब्लिक। लेकिन पब्लिक में रिलीज करने से पहले इस वैरायटी को एक नाम दिया जाता है, जिसके लिए अप्रूवल लाना पड़ता है फ्रॉम the NBPGR. All right, this is what is plant breeding and what are its steps. Okay, इस तरह से हमने एक न्यू कल्टीवार या न्यू वैरायटी क्रिएट की, और प्लांट ब्रीडिंग का टारगेट ही होता है कि पूरा कि प्रीवियस वैरायटीज से एक बेटर वैरायटी बनाना। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज द प्लांट ब्रीडिंग। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बेटे बायोफोर्टिफिकेशन। देखिए इसका मतलब क्या है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि प्लांट ब्रीडिंग की जाती है किस लिए, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। यानी अगर आप प्लांट ब्रीडिंग करते हैं जिसका टारगेट है to increase the nutritional value of the food, not just to increase the yield, no, to increase the nutritional value of the yield bete, that plant breeding procedure is called as biofortification. आप definition पे जा सकते हैं बेटे। plant breeding program intended to increase the vitamin, mineral, protein and healthier fat content in crop plants is called biofortification. तो increase करना vitamin, mineral, प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट कंटेंट, इसी को मैंने कहा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करना। ओके, अच्छा, इफ एनी ऑफ द अबव कंपोनेंट्स आर डेफिशिएंट, यानी अगर मिनरल कंटेंट कम है, प्रोटीन या हेल्दियर फैट कंटेंट कम है, तो उसकी वजह से जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकता है, और वो इंसान माल न्यूट्रिशन का शिकार होकर डिजीजेस का भी शिकार हो जाएगा। राइट? अच्छा, हेंस बायोफोर्टिफिकेशन अगर हम करते हैं, ये इस इंटेंशन से किया जाता है टू इंप्रूव प्रैक्टिकली पब्लिक हेल्थ। ये इस इंटेंशन से किया जाता है टू इंप्रूव प्रैक्टिकली द पब्लिक हेल्थ। ओके, ब्रीडिंग प्रोग्राम जो न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स ये रहते हैं बेटे, क्या क्या, कि हम प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं क्रॉप में। ओके, हम ऑयल कंटेंट एंड ऑयल की क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, हम विटामिन कंटेंट इंक्रीज करना चाहते हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट इंक्रीज करना चाहते हैं। राइट? और देखिए बेटे, Plant breeders have developed many varieties of crops having better nutrient value. यानी बायोफोर्टिफिकेशन की गई है बेटे, और कुछ वैरायटीज ऑलरेडी प्रोड्यूस किए हैं साइंटिस्ट्स ने। मिसाल 2000 में मेज हाइब्रिड्स बनाए गए, एक का नाम शक्ति है, दूसरे का नाम रतन है, तीसरे का नाम प्रोटीना है, और ये वो वैरायटीज मेज की है जिनमें ट्वाइस अमाउंट ऑफ लाइसीन एंड ट्रिप्टोफान एमाइनो एसिड्स का है। यानी एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड्स जो थे उनसे बेटर मेज हाइब्रिड्स बनाए गए, शक्ति, रतन एंड प्रोटीना। इसी तरह राइस वैरायटी विद 5 टाइम्स मोर आयरन कंटेंट, यानी प्रीवियस राइस वैरायटीज से न्यू वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस की गई जिसमें 5 टाइम्स आयरन कंटेंट ज्यादा है। इसी तरह बेटे IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है बेटे, इसने रिलीज किया सेवरल वेजिटेबल्स को, और वो वेजिटेबल्स जो है वो रिच है इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिसाल विटामिन ए एनरिचड कैरेट, स्पाइनिच एंड पंपकिन इन्होंने प्रोड्यूस की। इसी तरह बेटे आयरन एंड कैल्शियम रिच
स्पाइनिच एंड बाथवा इन्होंने डेवलप किए। लेकिन एक खास बात, बायोफोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम जो है ये सिर्फ ये नहीं कहता है कि टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये भी एम रखता है टू डिक्रीज द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन द यील्ड। यानी जो यील्ड है, जो क्रॉप है, जो प्रोड्यूस है प्लांट से, उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को डिक्रीज करना, यह भी बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। बिकॉज वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो प्रॉब्लम करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, किडनी बीन में, फ्रेंच बीन में लेक्टिनस होते हैं। लेक्टिनस आर प्रोटीन्स बेटे, और ये लेक्टिनस जो है ये क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज करते हैं। तो हमारे लिए वो क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज प्रॉब्लम है, इसलिए बायोफोर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया गया, जिसकी वजह से लेक्टिनस फ्रेंच बीन एंड किडनी बीन में डिक्रीज किया गया। राइट। इसी तरह बेटे ग्लाइकोसाइनोलेट्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स जो प्रेजेंट होते हैं इन मस्टर्ड ऑयल। बायोफोर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया गया, जिसकी वजह से ग्लाइकोसाइनोलेट्स फ्रॉम द मस्टर्ड ऑयल बेटे या फ्रॉम द मस्टर्ड सीड्स डिक्रीज किए गए। तो मैं ये पॉइंट बेटा चाहता हूं आपके साथ शेयर करना कि इट शुड बी नोटेड दैट बायोफोर्टिफिकेशन प्रोग्राम not only increases nutritional content but also reduces the content of anti-nutritional factors like lectins, जिनको कम किया गया किस में, in French bean, okay, and also in kidney bean। और इसी तरह ग्लाइकोसाइनोलेट्स को कम करना, जिनको कम किया गया बेटे कहां, मस्टर्ड सीड्स में, मस्टर्ड सीड्स के अंदर। तो चलिए, बायोफोर्टिफिकेशन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, या राइट शॉर्ट नोट अबाउट बायोफोर्टिफिकेशन। लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन बेटे। आपके स्क्रीन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, यह है टिश्यू कल्चर। मैं आपको यहीं से कहूं कि यह क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन की हेडिंग यह बन सकती है क्या, व्हाट इज टिश्यू कल्चर, या डिफाइन टिश्यू कल्चर एंड डिस्कस द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। राइट। या ये क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द टिश्यू कल्चर। तो ये 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटे, प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक में हम प्लांट की सेल्स को, प्लांट के टिश्यूज को या प्लांट के ऑर्गन्स को ग्रो करते हैं अपॉन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। ध्यान दीजिए, और इनकी जब हम ग्रोथ करवाते हैं मीडियम के ऊपर, उस ग्रोथ का नाम है बेटे कल्चरिंग। व्हाट्स दैट कॉल्ड, कल्चरिंग। सिंस अगर कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे एक सेल हो या एक टिश्यू हो या एक ऑर्गन हो, जब वो ग्रो किया जाएगा ना आर्टिफिशियल मीडियम पे, वो बनाएगा मास ऑफ सेल्स। दैट इज व्हाई जनरल टर्म इसके लिए दी जाती है टिश्यू कल्चर। वरना ये नहीं माने रखता है बेटे कि ओनली यू ग्रो ए टिश्यू। नो, जो चीज भी आप ग्रो करेंगे वो डिवीजन करके सेल्स का मास ही तो प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट मास विल बी कॉल्ड एज टिश्यू। एंड ग्रोथ करने को कल्चर कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का जो जनरल में टारगेट रहता है वो ये रहता है कि टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। इसलिए अगर आप डेफिनेशन पे जाएं बेटे कि प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब जहां पे आप आर्टिफिशियल मीडियम पे किसी को ग्रो करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर इज द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स, tissues or organs aseptically on artificial culture media under controlled environmental conditions to regenerate complete plants. Okay? अब गौर करना, ये एक प्लांट सेल के पास या सेल्स के पास जो पावर है टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट, इस एबिलिटी को हम नाम बताते हैं बेटे सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। यानी सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इज द पावर ऑफ प्लांट सेल टू रीजनरेट न्यू कंप्लीट प्लांट। ओके, एंड अगर ये एबिलिटी है तभी तो हम टिश्यू कल्चर करते हैं। इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है दैट दिस सेल्यूलर टोटिपोटेंसी जो है इट इज द बेसिस ऑफ द टिश्यू कल्चर। द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर वाज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द साइंटिस्ट गोटलीब हेबरलैंड, ओके, एंड ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ
प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। ओके, लेकिन इस हैबरलैंड को सक्सेस नहीं मिली। उसका रीजन क्या था कि इसने जो मीडियम यूज किया था वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट था, और दूसरी बात इसने पूरी तरह एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन नहीं किए थे। दैट इज व्हाई क्या इसको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। जो ही इसने कल्चर पे नया प्लांट बनाना चाहा, उस कल्चर को इन्फेक्ट किया माइक्रोब्स ने, इसलिए माइक्रोब्स की जब ग्रोथ हो गई बेटे, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। जो पहला सक्सेसफुल इंसान था बेटे, वो स्टीवर्ट था, जिसने एक कंप्लीट कैरेट प्लांट बनाया बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट फ्लोएम सेल ऑफ वाइल्ड कैरेट। राइट, अब जो इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये किसने टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर पहले स्टार्ट किया, किसने सक्सेस हासिल की, लेकिन टिश्यू कल्चर की टेक्निक में जो स्टेप्स है, अब हम उनकी जानिब बेटे आते हैं। देखिए, टिश्यू कल्चर की टेक्निक में मैनी स्टेप्स है। पहला स्टेप है दैट इज एक्सप्लांट। एक्सप्लांट कोई भी प्लांट पार्ट है जिसको हम टिश्यू कल्चर में यूज करेंगे, वो दैट मीन्स ये है प्लांट पार्ट used in tissue culture. Okay, it can be a cell, बच्चे ये एक सेल हो सकती है, it can be a tissue and it can be an organ. Alright, ये एक ऑर्गन हो सकता है। यूजुअली एक्सप्लांट अगर यंग पार्ट से लिया जाएगा वो अच्छे रिजल्ट्स दिखाता है। ओके, अगर ओल्डर पार्ट से लिया जाएगा वो लेस इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाएगा। चलिए, एक्सप्लांट लिया हमने। अब एक्सप्लांट लेने के बाद इस एक्सप्लांट को किसी चीज के ऊपर ग्रो करवाना है, तो वो चीज बेटे न्यूट्रिएंट मीडियम कहलाती है। सर, न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है बच्चे? इट इज जस्ट मिक्सचर ऑफ सबस्टेंसेस। ये मिक्सचर है ऑफ सबस्टेंसेस। राइट सर, कौन कौन से सबस्टेंसेस इसमें है बेटे? इसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, इसमें सुक्रोज डाला जाता है बेटे, जो एक्ट करता है एज कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। इसमें डाला जाता है विटामिन्स को बेटे, इसमें डाला जाता है ग्रोथ हार्मोन्स को, लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। याद रखना, ये दो ग्रोथ हार्मोन्स यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें डाला जाता है कुछ एमाइनो एसिड्स को भी डाला जाता है। और इन सारे चीजों को वाटर के साथ कंबाइन करके एक सॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है, और उस सॉल्यूशन को बाद में सॉलिडिफाई किया जाता है बाय यूजिंग ए फाइकोकोलाइड, यानी एल्गी से एक फाइको मीन्स एल्गी से एक पाउडर हम हासिल करते हैं, जिसको अगर हम बताते हैं, और यही अगर पाउडर डाली जाती है बेटे इस सॉल्यूशन के साथ, और ये सारा सॉल्यूशन जो है ये सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई गो अगर इज यूज्ड एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन द टिश्यू कल्चर मीडिया। ओके, चलिए, मीडियम जो हमारे पास है, हमारे पास मीडियम एक मिक्सचर ऑफ सबस्टेंसेस हो गया बेटे, और इस मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए हम अगर इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मीडियाज अवेलेबल है टिश्यू कल्चर्स के लिए, लेकिन सबसे अच्छा मीडियम जो है वो दो साइंटिस्ट्स ने दिया। एक का नाम है मोरैशीग और दूसरे का नाम है बेटे सुकूग। ये दो साइंटिस्ट्स, इन्होंने एक मीडियम बनाया जो बेस्ट रिजल्ट टिश्यू कल्चर्स में दिखाता है, एंड दिस मीडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज MS मीडियम। ऑलराइट, एंड रिमेंबर, ये जो मीडियम है बेटे, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ द एक्सप्लांट। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द एसेप्टिक कंडीशंस। आपको मालूम होना चाहिए टिश्यू कल्चर मीडिया जो है ये गुड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें माइक्रोब को ग्रो नहीं करना है, हमें यहां पे ग्रो करना है प्लांट की सेल्स को। अगर माइक्रोब ग्रो हुआ तो हमारा काम खत्म हो गया बेटे, बिकॉज माइक्रोब्स जो है वो न्यूट्रिएंट डिप्लीट करेंगे और इस तरह से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हेंसफोर्थ हमें इन्फेक्शन लेस कंडीशन चाहिए टिश्यू कल्चर के लिए, जिनको हम कहते हैं एसेप्टिक कंडीशंस। हर स्टेप पे एसेप्टिक कंडीशंस। देखिए बेटे, पहले मैं एक्सप्लांट को लेता
देता हूं। एक्सप्लांट के सरफेस पे भी हो सकते हैं बेटे माइक्रोब्स। मैं एक्सप्लांट को बच्चे वॉश करता हूं विद मर्क्यूरी क्लोराइड HCl2, या इसी तरह मैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से बेटे इसको वॉश करता हूं, ताकि ये एक्सप्लांट जो है ये एसेप्टिक बन जाए, और इसको मैं नाम देता हूं सरफेस स्टेरिलाइजेशन। सरफेस स्टेरिलाइजेशन, बिकॉज इसके सरफेस पे जो भी माइक्रोब है वो इस प्रोसेस से बेटे किल होगा। दूसरी बात, जो गिलासवेयर यानी बीकर मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसी तरह मुझे टेस्ट ट्यूब यूज करना पड़ेगा या कोई फ्लास्क यूज करनी पड़ेगी, इसको हम गिलासवेयर बताते हैं बेटे। गिलासवेयर को बेटे हम ट्रीट करते हैं विद यूवी रेज। किन से? यूवी रेज से। और गिलासवेयर के साथ अगर कोई एसोसिएटेड माइक्रोब है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से किल होगा। इसी तरह जो आपने सोल्यूशन यूज करना है यानी मीडियम यूज करना है बेटे, इस मीडियम को हम एक मशीन में डालते हैं और उस मशीन का नाम है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हाई टेम्परेचर बेटे 120 डिग्री सेल्सियस होता है और प्लस स्टीम होती है। इन दो चीजों की वजह से अगर मीडियम में कोई माइक्रोब प्रेजेंट ऑलरेडी है वो किल होगा। गो दैट मीन्स हम एक्सप्लांट को स्टेराइल बनाते हैं बाय सरफेस स्टेरिलाइजेशन, हम ग्लासवेयर को स्टेराइल बनाते हैं बाय यूवी रेज, हम मीडियम को स्टेराइल बनाते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटोक्लेविंग। ओके, और इसी तरह जिस रूम में अब आपको कल्चरिंग करनी है दैट्स कॉल्ड कल्चर रूम, उसको भी आप स्टेराइल बनाते हैं बाय स्विचिंग ऑन द अल्ट्रावायलेट ट्यूब्स बेटे। ओके, और उस रूम को बाद में मेंटेन आप करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं बेटे एक प्रोसीजर पे दैट इज कॉल्ड कल्चरिंग एंड सब कल्चरिंग। ये ऑलरेडी है, मान लीजिए एक ग्लासवेयर के अंदर ये है बेटे न्यूट्रिएंट मीडियम। अब मैं ला रहा हूं एक्सप्लांट बेटे जो ऑलरेडी स्टेराइल है। ओके, सरफेस स्टेरिलाइजेशन उसकी की है, ये मैंने एक्सप्लांट डाला, ये बना है सेल्स का। अब इस मीडियम में मैंने ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो बेटे, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो 1:1 रखा है। ये सेल्स जो है, ये एक्सप्लांट की सेल्स जो है ये अब रिगेन करेंगे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड दे विल फॉर्म ए मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स एंड दिस मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कैलस। राइट बेटे, एंड इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कल्चरिंग। ओके, अब कैलस जो है ये कैलस बनता है इन डार्कनेस एंड इट टेक्स बेटे 2 to 3 वीक्स ये बनाने में लगते हैं। ओके बेटे, अगर मैं इस कैलस को इसी में रखूं कंटिन्यूअसली तो टाइम पहुंचेगा कि न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होंगे और टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होंगे और कैलस की सेल्स बाद में बेटे मर जाएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इस कैलस की सेल्स को बेटे बाहर निकालता हूं और इनको पीसेस में कन्वर्ट पहले करता हूं और फिर उन पीसेस को डालता हूं बच्चे फ्रेश मीडिया के ऊपर जिसमें ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो अभी भी 1:1 है। राइट, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो 1:1 है। चलिए, मैंने इधर पीस ऑफ कैलस डाला, इधर पीस ऑफ कैलस डाला, यहां भी बेटे वही प्रोसेस होगी कि ये डिविजन्स करेंगे और डिविजन्स करने की वजह से बेटे शाबाश ये मास ऑफ सेल्स बनाएंगे जिसको हम कैलस करेंगे। लेकिन हमने एक कैलस से मैनी कैलाई बनाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब कल्चरिंग। इसको क्या नाम देते हैं? तो पहले मैंने कल्चरिंग की और उसके बाद मैंने सब कल्चरिंग की। लेकिन पॉइंट याद रखना, कल्चरिंग और सब कल्चरिंग के लिए जो मैंने मीडियम इस्तेमाल किया उसमें ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो बेटे 1:1 है और इन मीडिया को हम नाम देते हैं बेसल मीडिया। वो बेसल मीडिया जो है बेटे इनमें सपोर्ट ग्रोथ जो होती है उसका प्रोडक्ट होता है बेटे कैलस का बनना। राइट, अब इसके बाद मुझे करना है रीजनरेशन ऑफ द प्लांट्स, जो मेरा 5वां सेटअप यहां पे बन रहा है। अब मैं कैलस को निकालूंगा बच्चे बाहर एंड आई विल ब्रेक दिस कैलस इनटू पीसेस। ये एक पीस मैनी सेल्स का बना है, मैंने कैलस को बाहर निकाला और इसको डिवाइड किया इनटू मैनी पीसेस। मान लीजिए मेरे पास ये 10 सब कल्चर्स बने थे बेटे, यानी ये 10 बने थे और 10 में से मैंने हर एक कैलस के बेटे 10 पीसेस किए।
है तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। सर आपके पास ये 100 पीसीस है आप कैलस के, अब मैं इनको डालता हूं एक पीस को बेटे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक दूसरे पीस को दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तीसरे पीस को तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर, चौथे को चौथे के अंदर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट जो मीडियम है बेटे इसको हम नाम देते हैं डिफरेंशिएटिंग मीडियम। सर क्यों? बिकॉज इनमें ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो जो है वो 1:1 नहीं है, बल्कि वो उससे वेरी करता है। जरा गौर करिए, मैं एक पे आपको दिखाता हूं। ये मैंने बेटे पीस ऑफ कैलस डाला। अब पीस ऑफ कैलस में मुझे बनाने हैं रूट्स और शूट्स। हां बेटे, अगर ऑक्सिन इसमें ज्यादा है यानी मोर ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन जो है वो कम है, तो इस कैलस के पीस में रूट फॉर्मेशन होगी। शाबाश, क्या? फिर मैं इसमें डालूंगा एक्स्ट्रा साइटोकाइनिन, यानी अब साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो साइटोकाइनिन की वजह से बेटे शूट फॉर्मेशन। अब आप मुझे बताइए, क्या मैंने इस पीस ऑफ कैलस में रूट एंड शूट फॉर्मेशन इवोक की ना? तो इट इज कॉल्ड बेटे रीजनरेशन। और इससे जो आपको छोटा प्लांट नजर आ रहा है, दिस प्लांट इज कॉल्ड प्लांटलेट, इट इज नॉट कॉल्ड सीडलिंग। सीडलिंग वो छोटा प्लांट होता है जो सीड से बने, लेकिन अगर एक्स प्लांट को ग्रो करने के बाद कैलस बना, फिर कैलस से आपने एक छोटा प्लांट प्रोड्यूस किया, तो दैट्स कॉल्ड प्लांटलेट। शॉर्ट में आप याद रखिए बेटे, टिश्यू कल्चर में जो छोटा प्लांट आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड प्लांटलेट, नॉट द सीडलिंग। चलिए, बहुत प्लांटलेट्स आपको मिले बेटे, और इस मीडियम जिस पे वो बने बेटे फ्रॉम द पीसेस ऑफ कैलस, ऐसे मीडियम को हम डिफरेंशिएटिंग मीडियम बताते हैं, बिकॉज यहां पे इस मीडियम ने सेल्स की डिफरेंशिएशन की ताकि वो कन्वर्ट हो जाएं इनटू रूट एंड शूट में। ओके, इसके बाद बहुत प्लांट्स मुझे मिले, फॉर एग्जांपल 100 प्लांट्स मुझे मिले। अब इन प्लांट्स को लेना है मुझे बाहर। अभी तक मैं लैब में ये प्रोसेस कर रहा हूं, लेकिन बाहर जो ही मैं इन प्लांट्स को लूंगा, ये वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे एनवायरमेंटल या नेचुरल कंडीशंस में। अब मैं इनको एक ट्रीटमेंट पहले दूंगा बिफोर टेकिंग दीज प्लांट्स टू द फील्ड। सर कौन सा ट्रीटमेंट? बेटे मैं इनको अब लाइट प्रोवाइड करूंगा, लाइट दूंगा, फिर मैं उसके बाद इनको हाई ह्यूमिडिटी दूंगा, रिड्यूसर लाइट एंड हाई ह्यूमिडिटी। कुछ प्लांट्स मरेंगे, कुछ सरवाइव करेंगे। राइट, जो सर्वाइविंग प्लांट्स है बेटे उनमें अब आ गई रेजिस्टेंस, टॉलरेंस आई, और इस टॉलरेंस की वजह से वो सर्वाइव करेंगे नेचुरल कंडीशंस में इन द फील्ड। ये ट्रीटमेंट बेटे, जिस ट्रीटमेंट की वजह से हम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं इन द प्लांटलेट्स, ओके, ये ट्रीटमेंट कहलाता है हार्डनिंग। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। इस ट्रीटमेंट को नाम दिया जाता है बेटे हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब है प्लांट्स में डेवलप करो क्या? रेजिस्टेंस, टॉलरेंस करो। और हार्डनिंग के बाद बेटे, ये ट्रीटमेंट देने के बाद अब इनके पास रेजिस्टेंस आ चुकी है। नाउ दे आर टेकन टू द फील्ड एंड आर एस्टैब्लिश्ड देयर। ये हमारी छठी हेडिंग है, एस्टैब्लिशमेंट इन द फील्ड, यानी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लांटलेट्स इन द फील्ड। चलिए, ये प्लांटलेट्स जो है अब एस्टैब्लिश फील्ड में हो गए। हमारे टिश्यू कल्चर का टारगेट ही ये था कि प्लांट सेल्स या टिश्यूज से डेवलप करना नए प्लांट्स, प्लांट सेल्स या टिश्यूज से डेवलप करना नए प्लांट्स। इस तरह से हमने नए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया, लेकिन इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप दैट्स एक्सप्लांट, दूसरा स्टेप दैट इज न्यूट्रिएंट मीडियम, तीसरा स्टेप एसेप्टिक कंडीशन, चौथा स्टेप कल्चरिंग एंड सब कल्चरिंग, पांचवा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट्स या कहिए रीजनरेशन या कहिए मॉर्फोजेनेसिस भी, और इसके बाद छठा स्टेप दैट इज एस्टैब्लिशमेंट इन द फील्ड। चलिए बेटे, यहां तक टिश्यू कल्चर का पहला पार्ट हुआ। अब टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस की जानिब आते हैं। ओके बेटे, जो पहली एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर की है दैट इज माइक्रो प्रोपिगेशन। आप मुझे बताइए बेटे, टिश्यू कल्चर प्रोसेस में हमने स्टार्ट किया फ्रॉम ए वेरी स्मॉल साइज्ड एक्सप्लांट, जो इवन एक सेल हो सकती है, और उस एक सेल से बेटे हमने पहले बनाया, शाबाश क्या, कैलस, और उस कैलस से हमने मैनी कैलाई बनाए। राइट, मैनी कैलाई, और उन मैनी कैलाई से हमने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बनाए, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बनाए। क्या ये लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हमने ज्यादा टाइम में बनाए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम?
बेटे ये बहुत कम टाइम में प्रोसेस हो रहा है, यानी इट टेक्स 1 or 2 months, okay, to produce new plants by the tissue culture technique. This process, this production of large number of plants in short period of time, starting from a very small sized explant, this is called as micro propagation. बहुत इंपॉर्टेंट, आपको शॉर्ट नोट मिलेगा, व्हाट इज माइक्रो प्रोपिगेशन. चलिए इसको मैंने डिफाइन किया कि टिश्यू कल्चर की वजह से हम प्रोपिगेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम ए वेरी स्मॉल साइज्ड एक्सप्लांट. ओके बेटे, नाउ वी विल कम टू द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर. ओके बेटे, जो दूसरे एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर की है वो है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स. यानी मेरे पास एक्चुअली एक डिजीज्ड प्लांट है, इसको अटैक किया है वायरस ने, और वायरस इसके सारे पार्ट्स में फैल चुका है. इवन अगर आप इस प्लांट का सीड इस्तेमाल करेंगे वो भी डिजीज्ड होगा, वो भी इंफेक्टेड विद द वायरस होगा. अब मुझे इस प्लांट से, डिजीज्ड प्लांट से नया प्लांट बनाना है, लेकिन दैट प्लांट शुड बी वायरस फ्री. मैं इसके लिए क्या करूं? मैं इस डिजीज्ड प्लांट से लूंगा बेटे मेरिस्टम. शाबाश, क्या लूंगा? इसका मेरिस्टम यानी मेरिस्टमैटिक टिश्यू, जो टॉप पे होता है यानी एपेक्स पे होता है, जिसको हम नाम देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, सैम. इस मेरिस्टम में वायरस क्यों नहीं पहुंचता है? बिकॉज मेरिस्टमैटिक टिश्यू में वॉस्कुलर सप्लाई नहीं होती, और वायरस जो है ये स्प्रेड होता है वाया द वॉस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स. हेंसफोर्थ अगर मैं ये मेरिस्टम ले रहा हूं एज एक्सप्लांट, तो इसमें वायरस नहीं है. अब इस एक्सप्लांट से जो नए प्लांट्स बन रहे हैं टिश्यू कल्चर में बेटे, सीधी सी बात है वो होंगे ना वायरस फ्री. तो पॉइंट आपने समझ लिया कि वायरस फ्री प्लांट्स हम टिश्यू कल्चर में बनाते हैं बाय यूजिंग द मेरिस्टम एज एन एक्सप्लांट. ओके, आइए तीसरे एप्लीकेशन की जानिब जाते हैं. हमारा तीसरा एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर में रहता है प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स. आपको मालूम होना चाहिए कि हैप्लॉइड्स जो है इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है प्लांट ब्रीडिंग में. हैप्लॉइड्स, बिकॉज इन हैप्लॉइड्स को आप कन्वर्ट करते हैं इनटू 100% होमोजाइगस डिप्लॉइड्स. मतलब जो जीन होगा इस हैप्लॉइड में उसका सिमिलर एलील होगा अगर इसको होमोजाइगस डिप्लॉइड में आपने कन्वर्ट किया. राइट, हैप्लॉइड्स बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेटे इसके लिए एक्सप्लांट एंथर. ये हमने नहीं बल्कि ये 2 साइंटिस्ट्स ने किया, जिसका नाम गुहा एंड महेश्वरी है. ये दोनों इंडियन साइंटिस्ट्स थे, और इन्होंने पहले एंथर यूज किया बेटे ऑफ दतूरा इनॉक्सिया प्लांट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बेटे, और इस प्रोसेस को एंथर कल्चर कहते हैं. क्योंकि एंथर के अंदर आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स है, और वो पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड है. जब ये पोलन ग्रेन्स डिविजन्स के शिकार होंगे बेटे, सीधी सी बात है, जो कैलस का पार्ट इन पोलन से बनेगा वो कैलस का पार्ट हैप्लॉइड होगा, और उस कैलस से जो नए प्लांट्स बनेंगे वो प्लांट्स बेटे हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे? वो तो हैप्लॉइड होंगे. और उन हैप्लॉइड्स को बाद में आप कन्वर्ट करेंगे बाय गिविंग ए ट्रीटमेंट ऑफ कोल्चिसिन इनटू होमोजाइगस परफेक्ट डिप्लॉइड्स, और बाद में उन डिप्लॉइड्स को आप प्लांट ब्रीडिंग में यूज करेंगे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, तो चलिए जाते हैं एक और एप्लीकेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर पे. ये चौथी एप्लीकेशन है बेटे, दैट इज सोमोक्लोनल वेरिएशन. यानी टिश्यू कल्चर जो है बेटे, इसमें वेरिएशन आती है प्लांट्स में, जिसको हम नाम देते हैं सोमोक्लोनल वेरिएशन. मैं बताऊं बेटे, देखिए मैंने एक्सप्लांट लिया बेटे, इस एक्सप्लांट को मैंने डाला मीडियम के ऊपर. आप मुझे बताइए क्या कंडीशन नेचुरल है या आर्टिफिशियल? सर आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल कंडीशंस में किसी भी नई कंडीशन में बल्कि एडजस्ट होने के लिए सेल्स अपने अंदर चेंज लाएंगे. सर इस मीडियम पे आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो करते करते एक्सप्लांट की सेल्स में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ वेरिएशंस आएंगे, और उन्हीं वेरिएशंस का आउटकम होगा बेटे क्या? न्यू प्लांट्स. यानी जो ही नए प्लांट्स बनेंगे उन नए प्लांट्स
में भी वो वेरिएशंस पास ऑन होंगे, और इन्हीं वेरिएशंस को जो उन प्लांट्स में आते हैं जिनको हम टिश्यू कल्चर्स में बनाते हैं, उन वेरिएशंस का नाम बच्चे है सोमा क्लोनल वेरिएशंस। अब आप मुझे बताएंगे सर क्लोन क्यों वर्ड है इसके साथ? बेटे ये सारे प्लांट्स जो होंगे ये सिमिलर टू ईच अदर होंगे, गो दैट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स बेटे 1 2 3 4 5 6 7 ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स तो क्लोन होगा, लेकिन ये सारे प्लांट्स पेरेंट से बेटे थोड़े डिफरेंट होंगे, इसलिए मैं कहूंगा इनमें वेरिएशन आ चुकी है, लेकिन दिस होल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर दे डोंट हैव वेरिएशन, एंड इसको हम कहते हैं क्लोन, इस ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल को। सर इसका मतलब है कि टिश्यू कल्चर में वेरिएशन प्लांट्स में आती है बिकॉज टिश्यू कल्चर कंडीशंस जो होती है वो नई कंडीशंस होती है, उनमें एडजस्टमेंट करते करते सेल्स में वेरिएशन आती है और उन वेरिएशंस को हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस बताते हैं। लेकिन जो एक ग्रुप बनेगा नए प्लांट्स का स्टार्टिंग फ्रॉम एन एक्स प्लांट, वो सारा ग्रुप ऑफ प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर होगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोन। याद रखना बेटे, अगर ये वेरिएशंस जो इनमें आई अगर ये बेटर है, फिर मैंने एक बेटर वैरायटी प्रोड्यूस की। ओके, यानी वी आर वेटिंग फॉर द बेटर वेरिएशन सो एज टू प्रोड्यूस ए बेटर वैरायटी बाय द टिश्यू कल्चर। रिमेंबर बेटे वन मोर एप्लीकेशन दैट इज एम्ब्रियो रेस्क्यू। एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब क्या है? अगर कोई प्लांट है बेटे, कोई प्लांट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नेचुरली होती है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एम्ब्रियो बनता है वो मैच्योरिटी पे नहीं पहुंच पाता, इसकी डेथ होती है किसी भी इवेंट से, लाइक शॉर्टेज ऑफ द फूड की वजह से, राइट। एज सच मैं यहां पे टिश्यू कल्चर को यूज कर सकता हूं। सर कैसे? मैं इस एम्ब्रियो को अर्ली स्टेज पे एक्सरसाइज करूं, शाबाश क्या, और इसको ग्रो करूं बेटे टू मैच्योरिटी अपॉन द टिश्यू कल्चर मीडियम बेटे, और एज सच ये एम्ब्रियो जो है ये बनेगा मैच्योर एम्ब्रियो। क्या मैंने एम्ब्रियो को बचाया ना फ्रॉम द डेथ बेटे, और इसकी मैच्योरिटी को मैंने यहां पे फैसिलिटेट करवाया बाय टिश्यू कल्चर, एंड henceforth दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो रेस्क्यू। और इस एम्ब्रियो को बाद में आप ग्रो कर सकते हो और आपको नया प्लांट बनेगा, राइट। एक और एप्लीकेशन टिश्यू कल्चर की है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके लिए जो टेक्निक लगती है दैट्स कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक। शाबाश क्या, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक बेटे, गौर करना, ये टेक्निक जो है इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो प्लांट वैरायटीज के या इवन कभी कभार दो स्पीशीज के भी बेटे लिए जाते हैं सेल्स। मिसाल स्पीशीज ए स्पीशीज बी की प्लांट सेल्स ली गई बेटे, और इन सेल्स को ट्रीट किया जाता है विद एंजाइम्स लाइक सेल्यूलेज, लाइक पेक्टिनेज। ओके, इसी तरह 0.4 मोलर मैनिटॉल, राइट, जो एल्गी से हासिल करते हैं हम। इन एंजाइम्स की वजह से बेटे इन सेल्स के सेल वॉल्स डाइजेस्ट होते हैं और मुझे मिलती है बेटे प्रोटोप्लास्ट ए और मिलती है प्रोटोप्लास्ट बी। प्रोटोप्लास्ट बी यानी सेल वॉल लेस प्लांट सेल्स। फिर मैं इनको फ्यूज करता हूं आइदर बाय गिविंग इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ 1000 वोल्ट और बाय गिविंग द ट्रीटमेंट ऑफ पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पहला इवेंट कहलाता है बेटे इलेक्ट्रोफ्यूजन, अगर दूसरे से मैंने किया दैट्स कॉल्ड कीमोफ्यूजन, और इस तरह से मुझे मिलेगी प्रोटोप्लास्ट ए प्लस बी। ओके, और इस प्रोटोप्लास्ट को मैं कहता हूं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, बल्कि सोमैटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, बिकॉज ये दो सेल्स सोमैटिक सेल्स थी बेटे। सोमैटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, सोमैटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को बेटे मैं लेता हूं अब टिश्यू कल्चर पे। किस पे? टिश्यू कल्चर मीडियम पे, और वहां ये डेवलप करती है बेटे सेल वॉल। अब मुझे जो सेल मिली दैट्स कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड सेल। शाबाश क्या, सोमैटिक हाइब्रिड सेल। इस सोमैटिक हाइब्रिड सेल से डिविजन्स हो जाते हैं और कैलस बन जाता है, और कैलस से बच्चे न्यू प्लांट्स मिलते हैं, और उन न्यू प्लांट्स का नाम है सोमैटिक हाइब्रिड्स। सर आपने सोमैटिक हाइब्रिड बनाया सोमैटिक सेल्स से बेटे, और इस हाइब्रिड में क्वालिटीज होंगे ए प्लांट के भी और बी प्लांट के भी बेटे। एक हाइब्रिड बनाया गया जिसका नाम पोमैटो है, जो
पोटैटो एंड टोमेटो से बनाया तो पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पहला सोमैटिक हाइब्रिड किसने बनाया था, यह टी कार्लसन साइंटिस्ट था, जिसने निकोशियाना ग्लूका एंड निकोशियाना लैंग्सडॉर्फी का इसी तरह बेटे प्रोसीजर किया था, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन किया था, या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से उसने पहला सोमैटिक हाइब्रिड बनाया था इन 1971। राइट, लेट्स मूव टू वन मोर एप्लीकेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर, दैट इज वीडिसाइड रेजिस्टेंस। जरा गौर करिए बेटे यह कैसे किया जाता है। देखिए वीडिसाइड रेजिस्टेंस का मतलब है मुझे प्लांट बनाना है ऐसा, अपना क्रॉप प्लांट, कि उसको वीडिसाइड किल नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे समझना है बेटे, ये एक प्लांट है, इट इज वीड, ये मेरा क्रॉप प्लांट है। राइट, मैं केमिकल इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम वीडिसाइड है, और वो वीडिसाइड में इस्तेमाल करता हूं इसको मारने के लिए। जो ही मैंने वो इस्तेमाल किया, ये भी बेटे मर गया और ये भी मर गया। राइट, अब मैं अपने क्रॉप को नेक्स्ट टाइम नहीं मारना चाहता हूं, तो मैं अपना क्रॉप बनाना चाहता हूं वीडिसाइड के लिए रेजिस्टेंट। सर कैसे करोगे? बस इस क्रॉप से मैं बेटे एक सेल लूंगा और उस सेल को मैं लूंगा इस मीडियम के ऊपर। मीडियम के ऊपर ग्रो करने के बाद वो कैलस में कन्वर्ट होगा। राइट, और जो ही कैलस में कन्वर्ट होगा, अब मैं इस मीडियम पे बेटे डालूंगा वीडिसाइड। लेकिन मैं वीडिसाइड की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर इस्तेमाल करूं। बेटे कुछ सेल्स इसकी डेथ की शिकार होगी, लेकिन सम सेल्स विल सर्वाइव। जो सेल्स सर्वाइव करेंगे मैं उनको मौका दूं कि वो फर्दर डिविजन्स करके एक बड़ा कैलस और बनाएं। राइट, उसके बाद में इस मीडियम में 0.2 मोलर कंसंट्रेशन इस्तेमाल करूं वीडिसाइड की। कुछ सेल्स अगेन डेथ की शिकार होंगी, कुछ सर्वाइव करेंगे। मैं उन सेल्स को मौका और दूं कि वो बड़ा कैलस बनाए। अब मैं इस्तेमाल करूं 0.5 मोलर कंसंट्रेशन में वीडिसाइड। राइट, कुछ मरेंगी, कुछ लाइव रहेगी। मैं अगेन इन सेल्स को टाइम दूं, ये नया कैलस बनाए, और नया कैलस जो ही बना, अब मैं 1 मोलर इस्तेमाल करता हूं वीडिसाइड, लेकिन ये कैलस की सेल्स मरती नहीं है। राइट, अब गौर करिए, मैं इस कैलस की सेल से बेटे नए प्लांट्स बना रहा हूं, और ये प्लांट्स जो बने बेटे ये रेजिस्टेंट टू वीडिसाइड है। मैंने इन प्लांट्स को फील्ड में लिया बेटे, फील्ड में जो ही इनको ग्रो किया, साथ ग्रो हो गया बेटे वीड। मैंने अब इस्तेमाल वीडिसाइड किया बेटे, वीडिसाइड किया। जो ही वीडिसाइड इस्तेमाल किया उसने वीड को किल किया, लेकिन मेरा जो प्लांट था इस फील्ड में बेटे वो सर्वाइव करता रहा। क्यों? बिकॉज उसमें मैंने डेवलप की बाय गिविंग द इंक्रीजिंग डोजेस ऑफ वीडिसाइड्स इन द टिश्यू कल्चर। उसमें मैंने डेवलप की है वीडिसाइड रेजिस्टेंस। लास्ट पॉइंट बेटे, अब लास्ट एप्लीकेशन बेटे टिश्यू कल्चर की, एंड दिस इज द 8th वन, एंड इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। आपको मालूम है एक टेक्निक है दैट्स कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बेटे हम कोई भी जीन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लांट में। यानी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म मान लीजिए एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरियनजेनेसिस, बीटी एब्रिवेट करते हैं इसको। बेटे इससे मैंने कोई जीन निकाला जिसका नाम है क्राइजीन। मैंने इस क्राइजीन को ट्रांसफर किया इनटू कॉटन सेल। किसमें? कॉटन की सेल में बेटे। चलिए इस कॉटन की सेल में जो ही ये जीन चला गया और उसके बाद एक्सप्रेस हुआ, कॉटन की सेल के अंदर बेटे क्राइजीन का प्रोडक्ट यानी क्राई प्रोटीन उसको कहते हैं, वो बन गया। राइट, मैंने इस कॉटन सेल को बच्चे किस में लिया? सर इसको आपने टिश्यू कल्चर मीडियम पे डाला और वहां इसने शाबाश क्या किया, न्यू प्लांट्स बनाए। ये नए कॉटन प्लांट्स जो है ये कहलाते हैं, ये वाली वैरायटी बेटे बीटी कॉटन। क्या? बीटी कॉटन को जो ही आएगा बेटे क्या कोई इंसेक्ट खाने के लिए, वो बीटी कॉटन के लीव्स को खाते खाते गोली खाएगा क्राई प्रोटीन की, और क्राई प्रोटीन जो ही उस इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा, मिड गट में पहुंचेगा, वहां अल्कलाइन पीएच उसको बेटे एक्टिवेट करता है उस क्राई प्रोटीन को, और वो क्राई प्रोटीन उस इंसेक्ट के गट में
स्पोर्स करता है एंड देन दैट इंसेक्ट डाइज। हैंसफोर्थ मैंने एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, यानी एक ऐसा प्लांट जिसमें ट्रांसफर किया गया जीन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड दैट जीन इज कॉल्ड ट्रांसजीन, जो यहां पे क्राइजीन है। और नया ऑर्गेनिज्म जो मैंने बनाया उसको हम नाम देते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। तो बीटी कॉटन जो है ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है या एक ट्रांसजेनिक क्रॉप कहिए बेटे। तो इस तरह से मैंने एप्लीकेशंस ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग को भी कंक्लूड किया बेटे। एक्सपेक्ट करते हैं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रॉम द टिश्यू कल्चर होगा। काफी है बेटे ये। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।